So first topic of the day is Mini Ratna, Navratna and Maharatna. तो रिसेंटली हुआ क्या कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को जो है मिनी रत्न कैटेगरी 1 का स्टेटस मिला. तो दिस वाज द न्यूज़. सो इकोनॉमी का पार्ट है आपका पेपर 3, ठीक है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, या फिर आप इसको रिलेट कर सकते हो पेपर 2 गवर्नेंस से भी, ठीक है, कि कैसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो है मैनेज या एडमिनिस्टर होंगी. तो इसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं. पहले तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है. इसके बारे में आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है. तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है कि वो नेशनल सोलर मिशन को जो है इम्प्लीमेंट करेगी. सो इट इज़ द नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल सोलर मिशन, ठीक है. 2011 में इसको बनाया गया था. एक कॉरपोरेशन है, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आती है. और जितने भी प्रोजेक्ट्स चला रही है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उसको एग्जीक्यूट कौन करती है? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. तो अब तक ये जो है बेसिकली सोलर पावर पार्क्स जो है स्टेब्लिश ये कर चुकी है टू द ट्यून ऑफ 56 गीगावाट, ठीक है. तो सोलर पार्क्स ये बना चुकी है टू द ट्यून ऑफ 56 गीगावाट, ठीक है. और जो हमारा टारगेट है कि 2030 तक जो है 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो है रिन्यूएबल एनर्जी से आए, उस टारगेट को अचीव करने में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का अहम योगदान, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होने वाला है. और काफ़ी एफिशिएंटली वर्क कर रही है ये. दैट्स वाई इट इज़ गेटिंग हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग ऑफ AAA. होता क्या है कि देर आर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, वो कंपनीज को, कॉरपोरेशन को, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, उनको रेटिंग देती हैं. रेटिंग किस बात की देती हैं? कि अगर उनको पैसा उधार दिया जाए तो वो पैसा अपना चुका पाएंगी क्या नहीं. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट रेटिंग, ठीक है. वो कैसे देती हैं? कि देखती हैं कि उनकी शेयर कैपिटल कितनी है, एसेट्स कितनी है उनके पास. एसेट का मतलब प्रॉपर्टी, शेयर कैपिटल मतलब खुद का पैसा कितना लगाया हुआ उन्होंने. उनकी लाइबिलिटी कितनी है, यानी लाइबिलिटी मतलब देनदारी, कि उन्होंने पैसा दूसरों को कितना देना है, ठीक है. उनके प्रॉफिट्स कितने हैं, खर्चे कितने हैं, और फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज कितनी है. इन सब के बेसिस पे वो डिसाइड करती हैं कि वेदर द कंपनी विल बी एबल टू पे बैक इट्स डेप्ट और नॉट. तो अगर किसी कंपनी को AAA रेटिंग मिली है तो यानी वो कंपनी 100% फॉर श्योर अपनी उधार चुका देगी. किसी को अगर D रेटिंग मिली है तो 100% वो डिफॉल्ट करेगी, वो पैसा नहीं दे पाएगी. किसी को B मिली है तो थोड़ा बहुत रिस्क है, ठीक है. किसी को C मिली है तो हाई रिस्क है. तो इसको कौन सी रेटिंग मिली है? AAA. तो यहां पे कोई रिस्क नहीं है. दैट शो कि हाउ एफिशिएंटली दिस ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग. और ये जितना अच्छा काम करेगी उतना ही हमें फायदा मिलेगा इन टर्म्स ऑफ मीटिंग अवर क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट्स, रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस, ठीक है, एंड प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है. उसके बाद जो है आते हैं मिनी रत्ना, नवरत्ना और महारत्ना पे, ठीक है. तो होता क्या है, देखो सरकारी कंपनी है, उन सरकारी कंपनी में पैसा किसका लगा? सरकार का. सरकार के पास पैसा कहाँ से आया? टैक्स का. टैक्स से आया. वो टैक्स का पैसा किसका है? जनता का, ठीक है. तो जो जितनी भी सरकारी कंपनी है उनको हमेशा पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना पड़ेगा ना, क्योंकि उनमें पैसा किसका दौड़ रहा है? जनता का, पब्लिक का, ठीक है. तो इसीलिए जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो है थोड़ी डिफरेंट होती हैं फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज में पैसा किसका लगा है? शेयर होल्डर्स का, है ना. और इसीलिए वो काम किसके लिए करेंगी? शेयर होल्डर्स के लिए. तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस का हमेशा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि प्रॉफिट को सबसे ज्यादा बढ़ाएं, तभी शेयर होल्डर्स को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा. क्लियर. क्योंकि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में जैसे कि चाहे BSNL हो या ऑयल इंडिया हो, ठीक है, या ONGC हो या भारत गैस हो एंड सो ऑन, इन सब में सरकार का पैसा लगा है, इसलिए सरकार का भी कंट्रोल रहेगा कि नहीं रहेगा? जो पैसा लगाएगा वो उस पर कंट्रोल तो रखेगा ना, क्योंकि मालिक कौन हुई? सरकार हुई इन कंपनीज की. और सरकार में कौन से एग्जीक्यूटिव्स हैं जो इन पे कंट्रोल रखेंगे? एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी मंत्री उन पे कंट्रोल रखेंगे, और दूसरे परमानेंट एग्जीक्यूटिव दैट इज सिविल सर्वेंट्स, वो उन पे कंट्रोल रखेंगे. लेकिन अगर वो उन पे कंट्रोल रखेंगे, ठीक है, तो ये कंपनीज जो है अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी. एक मंत्री अगर अपनी मनमर्जी चलाएगा तो वो कंपनी अपने अच्छे से काम नहीं कर पाएगी. कि मान लीजिए भारत गैस ने कुछ पैसा उधार लिया बैंक से
और उसका ऑब्जेक्टिव था कि वो अपने गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को और बढ़ाएगी, भारत के हर गांव तक ले जाएगी। लेकिन अगर उस पर कंट्रोल मंत्री का है तो मंत्री कहेगा कि ये जो 500 करोड़ लिए हैं तुमने एसबीआई से, ये इधर लाओ, मुझे दो, इसको इस्तेमाल करेंगे मेरे अगले चुनाव में। तुम एक काम करो, इस 500 करोड़ को जो है इस्तेमाल करो कि मेरी जो कंस्टिट्यूंसी है उसमें एक गैस पावर प्लांट लगा दो, जिसकी भारत गैस को रिक्वायरमेंट थी भी नहीं, क्योंकि वो पहले से ही सफिशिएंटली गैस सोर्स कर रही है। उसको जरूरत किसकी थी? डिस्ट्रीब्यूशन की, कि वो पूरे देश में अपनी गैस बेच सके। लेकिन मंत्री के कहने पे उसको क्या लगाना पड़ा? गैस पावर प्लांट। तो इससे कंपनी को नुकसान होगा, फायदा होगा? नुकसान होगा, है ना। कोई अच्छा इंप्लॉई जो है, सपोज महाराष्ट्र के नागपुर में पोस्टेड था, वहां पे अच्छा काम कर रहा था, किसी ने सिफारिश लगवा के उसकी ट्रांसफर करवा दी, किसी ने सिफारिश किसी ब्यूरोक्रेट को लगाई या मंत्री पे लगाई, तो क्या वो कंपनी अच्छे से काम कर पाएगी अगर इसी तरीके से फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होती रहेंगी इंप्लॉइज की? इजंट इट? तो अगर मंत्रियों का या ब्यूरोक्रेट्स का एक्सेसिव कंट्रोल रहेगा ओवर दीज कंपनीज, तो ये कंपनीज जो है एफिशिएंटली फंक्शन नहीं कर पाएंगी। आई समझ? तो ये कंपनी किस में आ जाएंगी? घाटे में, लॉस में आएंगी। तो वो लॉस कौन बियर करेगा? सरकार। एक्चुअली में कौन बियर करेगा? पीपल, पब्लिक, क्योंकि वो लॉस जो है टैक्स पेयर के पैसे से ही रिकवर किया जाएगा। तो इसीलिए जो कंपनीज एफिशिएंटली रन कर रही हैं उनको ये मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न स्टेटस दिया जाता है, ताकि वो ऑटोनोमसली वर्क कर सके। ऑटोनोमसली फ्रॉम हुम? गवर्नमेंट और पॉलिटिशियंस और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स इन द मिनिस्ट्री। समझे? इनको ऑटोनॉमी दी जाती है ताकि वो अपने डिसीजन खुद ले सके। ये एक परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव है। ऐसा नहीं है कि आज ये कंपनी बनी और तुरंत उसको जो है हम स्टेटस दे देंगे मिनी रत्ना का या नवरत्ना का या महारत्ना का। कंपनी को जो है ये स्टेटस अर्न करना पड़ेगा। कैसे अर्न करना पड़ेगा? उसको कुछ सालों के लिए जो है अपने आप को एफिशिएंटली रन करके दिखाना होगा। जैसे ही उसने अपने आप को एफिशिएंटली, प्रोडक्टिवली, प्रॉफिटेबली रन करके दिखाया, उसको मिनी रत्ना या नवरत्ना या महारत्ना स्टेटस दे दिया जाएगा। फिर उसके बाद उसको ऑटोनॉमी मिल जाएगी। ऑटोनॉमी मिलेगी तो वो और अच्छे से एफिशिएंटली वर्क करेगी और वो अपना स्टेटस ये बरकरार रखेगी। आई समझ? तो 2011 में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनी थी। स्टेटस कब मिला? 2023 में। 12 साल बाद मिला उसको। 12 सालों में उसने अच्छे से काम करके दिखाया, तभी उसको ये स्टेटस मिला। ठीक है, समझ आई? तो इसमें कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है कि कैसे किसी कंपनी को मिनी रत्ना या नवरत्ना या महारत्ना स्टेटस मिलेगा। तो मिनी रत्ना स्कीम में क्या है कि अगर यहाँ पे सीपीएससी की फॉर्म क्या है? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ठीक है, उसने अगर पिछले लास्ट 3 सालों में कंटिन्यूअसली प्रॉफिट बनाया है और प्री टैक्स प्रॉफिट जो है वो 30 करोड़ या उससे ज्यादा है, एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 इयर्स। ठीक है, और उसकी पॉजिटिव नेटवर्थ है, तब उसको जो है मिनी रत्ना स्टेटस मिल जाएगा कैटेगरी 1। ठीक है, कैटेगरी 2 मिनी रत्ना स्टेटस कब मिलेगा? कि उसने लास्ट 3 सालों में प्रॉफिट बनाया हो, ठीक है, और पॉजिटिव नेटवर्थ रही हो, तब उसको मिनी रत्ना कैटेगरी 2 स्टेटस मिल जाएगा। अब यहां पे एक नया वर्ड कौन सा आ रहा है? प्री टैक्स प्रॉफिट। देखो भाई, प्रॉफिट कमाया, जो कॉर्पोरेट टैक्स लगता है 25%, उसको देने से पहले का प्रॉफिट। सपोज आपने 200 करोड़ रुपए कमाए एज अ प्रॉफिट, ठीक है, इसमें 25% कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा, तो टैक्स कितना लगेगा इस पे? 50 करोड़। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा? 150 करोड़। प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है? 200 करोड़। तो ये किसकी बात हो रही है? प्री टैक्स प्रॉफिट। ठीक है, टैक्स से पहले का प्रॉफिट, टैक्स लगने से पहले का प्रॉफिट। उसके बाद दूसरा यहाँ पे कीवर्ड क्या आ रहा है? नेटवर्थ। ये आपने काफी सुना भी होगा कि मेरी नेटवर्थ इतनी है, उस कंपनी की नेटवर्थ इतनी है, एक्सेट्रा। क्या होता है ये? हुँ? नहीं, वो तो प्रॉफिट हो जाएगा ना, वेल्थ का। हाँ, इसका देखो टेक्निकली क्या होता है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। लिखना चाहो लिख सकते हो अपने नोट्स में, नेटवर्थ इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है, एसेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी, कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, और लाइबिलिटी मतलब आपकी देनदारी कितनी है, आपने कितना अमाउंट दूसरों को देना है। ठीक है, अमाउंट यू ओ
टू अदर्स इज लाइबिलिटी। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मुल्क का ये नेटवर्क निकालें तो ये चेयर्स प्रॉपर्टी है, एसी प्रॉपर्टी है, डिजिटल बोर्ड प्रॉपर्टी है मुल्क का ये इसकी, है ना। बाहर सोफा पड़ा है या फर्नीचर जो भी है वो सब क्या है, प्रॉपर्टी है। कंप्यूटर सिस्टम वो भी प्रॉपर्टी है। इसकी वैल्यू आप टोटल कर लो, और मुल्क का ये इसने कितना पैसा देना है किसी का भी, वो टोटल कर लो। ठीक है, तो अगर एसेट ज्यादा है, प्रॉपर्टी आपके पास ज्यादा है, देनदारी कम है, तो आपकी नेटवर्थ क्या है, पॉजिटिव। अगर लाइबिलिटी ज्यादा है, प्रॉपर्टी कम है, तब नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव नेटवर्थ है, इसका मतलब ये है कि भाई अगर सभी क्रेडिटर अपनी जो उन्होंने उधार दी हुई है कंपनी को, वो अपनी उधार वापस मांगने आ जाए, तो कंपनी के पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है कि उसको बेच के भी उधार चुका दे। अगर नेटवर्थ पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि अगर कल को क्राइसिस आ जाता है और सभी क्रेडिटर्स एक वक्त में पैसा मांग ले कंपनी से, तो कंपनी के पास इतनी प्रॉपर्टी है कि वो उसको बेच के सभी क्रेडिटर्स को पैसा चुका देगी। तो इसलिए हमेशा नेटवर्थ क्या रहनी चाहिए, पॉजिटिव। आई समझ? इसमें सिर्फ डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी का डिफरेंस है। कैटेगरी 1 में आके तो आपको थोड़ी सी ज्यादा ऑटोनॉमी मिलेगी, कैटेगरी 2 में आके तो थोड़ी सी कम। ठीक है, काइंड ऑफ इस तरीके से होता है कि मान लीजिए आप कैटेगरी 1 में आ गए तो 50 करोड़ तक के डिसीजन आप खुद से ले सकते हो, कैटेगरी 2 में आए तो 25 करोड़ तक के डिसीजन आप खुद से ले सकते हो। तो इस तरीके से एक नॉमिनल सा डिफरेंस पड़ता है, समझे। उसके बाद जो है कंपनीज जिनको मिनी रत्ना स्टेटस मिला हुआ है वो है बीएसएनएल, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ठीक है, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत रैलिंग्स लिमिटेड एक्सेट्रा। तो बेनिफिट्स इसमें ये है कि आपको ऑटोनॉमी मिल जाएगी और आप अपने आप से डिसीजन ले पाओगे, इज़न्ट इट। जैसे आप छोटे बच्चे होते हो, है ना, जब 3, 4, 5 साल के होंगे या 7, 8 साल के होंगे, तब सारे डिसीजन आपके कौन लेता है, आपके पेरेंट्स लेते हैं, है ना। आपको कुछ भी खर्चना है तो आपके फाइनेंशियल डिसीजन भी कौन लेता है, आपके पेरेंट्स लेते हैं ना। चाहे आपको 1 रुपये की च्युइंगम खानी हो या 100 रुपये का आपको पिज्जा बर्गर खाना हो, वो डिसीजन कौन लेंगे, आपके पेरेंट्स। जैसे ही आप 10 से 15 साल के हो जाते हो, है ना, तो थोड़े बहुत डिसीजन आप लेने लग जाते हो कि 20-50 रुपए तक आप खुद खर्च सकते हो, इज़न्ट इट। तो यानी उस वक्त आपको क्या मिल गया, मिनी रत्ना स्टेटस, कि कुछ चीजें आप अपने आप से कर सकते हो इस वक्त, कि आप अपनी मर्जी की ट्यूशन चूज कर सकते हो, है ना, अपनी मर्जी के कपड़े थोड़े बहुत चूज कर सकते हो, या शूज या सो ऑन। तो इसी तरीके से एक कंपनी को मिनी रत्ना स्टेटस मिल जाता है जब वो थोड़े बहुत डिसीजन अपने लेने स्टार्ट कर देती है, कि उसको अपना प्रोजेक्ट कहाँ पे लगाना है, इम्प्लॉइज को वो कैसे रिक्रूट करेगी, सपोज कौन सी मशीनरी वो परचेज करना चाहती है, किसको माल बेचना चाहती है, उसकी प्राइसेस क्या सेट रखना चाहती है, एंड सो ऑन। क्लियर। फिर उसके बाद आ जाता है नवरत्न स्टेटस। नवरत्न में मान लो कि अभी आप 20 साल से ऊपर हो गए, अब आपको थोड़ा और ज्यादा ऑटोनॉमी मिल जाएगी कि आपको कॉलेज कौन सा चूज करना है, आप अपनी मर्जी से चुनोगे, है ना। और आप जो है कैसे कॉलेज जाना चाहते हो वो आप चूज कर सकते हो, इज़न्ट इट। और पहले आप 50 रुपये अपनी मर्जी से खर्च सकते थे, अब 1000-2000 तक आप अपनी मर्जी से खर्च सकते हो। तो यानी आप मिनी रत्ना से कहां पे आ गए, नवरत्ना में। तो यहां पे डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी बढ़ जाएगी, आई समझ। तो जैसे अब सीपीएससी जिनको मिनी रत्ना स्टेटस, नवरत्ना स्टेटस कैसे मिलता है कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के पास जो है पहले से मिनी रत्ना स्टेटस होना चाहिए। तो यानी मिनी रत्ना जो कंपनीज है उसी को प्रमोट किया जाता है टू नवरत्ना, ठीक है। और उनको जो है एक्सीलेंट या वेरी गुड एमओयू रेटिंग मिली हो इन 3 ऑफ लास्ट 5 years, और कंपोजिट स्कोर 60 और अबव रहा हो इन दिस सेट्स सेलेक्टेड परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो होता क्या है कि सभी कंपनीज को ना असेस किया जाता है, ठीक है, कि ऑन डिफरेंट कमर्शियल पैरामीटर्स, और उसके बेसिस पे उनको स्कोर दिया जाता है। जैसे आपके यूनिवर्सिटी के एडमिशन के टाइम होता है ना, स्कोर दिया जाता है कि आपके 12th में मार्क्स कितने थे, 10th के मार्क्स कितने थे, आपके 12th में सर मैथ्स वगैरह था उसके एडिशनल मिल जाते हैं, स्पोर्ट्स में आप अगर एक्टिव थे तो उसमें 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, अगर आप एनसीसी में एक्टिव थे तो उसमें 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कुछ थे या कोई नेशनल अवार्ड जीता है तो उसके 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, सो ऑन, है ना। तो इसी तरीके से स्कोर बनाया जाता है, और वो स्कोर किस मैट्रिक्स भी होता है, एक तो नेट प्रॉफिट कि आप नेट प्रॉफिट कितना कमा रहे हो, और नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ मीन्स न्यूमरेटर में नेट प्रॉफिट, डिनोमिनेटर में नेटवर्थ इनटू 100, ठीक है। तो सपोज आपकी कंपनी की नेटवर्थ कितनी है, 5000 करोड़, ठीक है, और नेट प्रॉफिट आपका कितना है, सपोज
500 करोड़, तो ये क्या आएगा 10%। तो इसका मतलब ये है कि जितना आपने आपकी कंपनी की प्रॉपर्टी है नेट बाय आफ्टर डिडक्टिंग लायबिलिटी, उसका 10% प्रॉफिट आप कमा रहे हो। यानी कहने का मतलब जितना आपने अपने खुद का पैसा लगाया उसमें से आप 10% कमा रहे हो। ठीक है। मैन पावर कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ रही है और उसमें से लेबर कॉस्ट कितनी है, मैन पावर कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, या ये एक टर्म आ रही है PBDIT। P का मतलब होता है प्रॉफिट, B का बिफोर, D का डेप्रिसिएशन, I का इंटरेस्ट और T का टैक्स। ठीक है। और प्रॉफिट की जगह कई बार वर्ड जो है अर्निंग भी यूज कर लेते हैं। प्रॉफिट की जगह वर्ड अर्निंग भी कई बार यूज कर लेते हैं, और इसीलिए इस वर्ड को जो है कई बार इबिटा भी बोलते हैं। आपने कई बार सुना भी होगा बिट्टा कितना है इस कंपनी का, बिट्टा। अगर आपने वो शो देखा हो शार्क टैंक, उसमें बहुत यूज करते हैं अबिट्टा। ठीक है। तो यहाँ पे आप कहोगे सर आप अबिट्टा क्यों बोल रहे हो, अबिट क्यों नहीं बोल रहे, ए वर्ड कहां से आ गया। ए वर्ड भी होता है, उसका मतलब होता है अमोर्टाइजेशन। ठीक है। तो इंटरेस्ट तो सिंपल है कि आप ब्याज कितना दे रहे हो। ठीक है। टैक्स मैंने आपको बता ही दिया। वर्ड दो कौन से आए, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हो ना, उसकी वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इरोड होती है, कम होती है। ठीक है। मान लीजिए आपने आज कार खरीदी, जैसे आप शोरूम से निकाल के लाए, उस मान लीजिए शोरूम में आप 15 लाख की कार निकाल के लाए, तो उसकी प्राइस एक महीने बाद कितने की हो जाएगी, 12 लाख मान लो। एक साल बाद 10 लाख, 2 साल बाद 8 लाख, 3 साल बाद 6 लाख एंड सो ऑन। तो ये क्या है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होता है जब एसेट की वैल्यू लॉस होनी स्टार्ट हो जाए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ इट्स यूसेज, बिकॉज ऑफ वियर एंड टियर, और बिकॉज ऑफ a breakdown in certain parts of this machinery and so on। समझे। मान लीजिए आपने ये एसी आज के टाइम में 40,000 का खरीदा, लेकिन 3 साल बाद इसकी कीमत कितनी होगी, 30,000 में भी 25,000 और सो ऑन। समझे, क्लियर। और अगर आप कहते हो कि सर मैं, मेरे फादर ने तो प्रॉपर्टी खरीदी थी 3 लाख की, वो 10 साल बाद 30 लाख की होगी, उसकी तो वैल्यू बढ़ गई है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, एप्रिसिएशन। जब एसेट की वैल्यू बढ़ जाए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इट विल बी नोन एज एप्रिसिएशन। जब घटे तो डेप्रिसिएशन। आई समझ। उसके बाद वर्ड आ जाता है अमोर्टाइजेशन। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए मुल्क का इसने 10 एसी लगवा दिए, 10 एसी कितने क्या हो गए, 40,000 का एक एसी इंटू 10 एसी 4 लाख के, है ना। और इस साल मान लीजिए प्रॉफिट हुए मुल्क का ये इसके 10 लाख, तो नेट प्रॉफिट कितने का हुआ, 6 लाख का, है ना। और नेक्स्ट ईयर सपोज 10 लाख का प्रॉफिट हो रहा है ना, और अगले साल भी 10 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इस साल जो प्रॉफिट है वो काफी कम दिख रहा है, 6 लाख। लेकिन एक्चुअल में जो है ये फिगर आपको रॉन्ग पिक्चर दिखा रही है। क्यों, क्योंकि इस एसी का इस्तेमाल तो आप अगले 10 साल तक करने वाले हो, अगले 20 साल तक करने वाले हो, तो उसकी कॉस्ट जो है आप एक ही साल में क्यों डाल रहे हो, उसको 20 सालों में डालो ना, इजंट इट। क्योंकि पहले साल तो आपने 4 लाख का खर्चा दिखा दिया, अगले साल कोई खर्चा नहीं दिखाया। दैट इज नॉट द करेक्ट वे टू डू द काउंटिंग, इजंट इट। तो मोटाइजेशन होता है कि कोई बड़े खर्चे को आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है राइट ऑफ करोगे इन योर बुक्स, एक बारी में नहीं राइट ऑफ करोगे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करोगे। सपोज एसी की जो लाइफ है वो 20 साल है, तो हमने 4 लाख के एसी खरीदे थे, ठीक है। तो एक साल का कॉस्ट कितना हो गया एसी का, 20,000। तो हर साल हम खर्चा कितना दिखाएंगे एसी का, 20,000। तो यानी पहले साल हमने 10 लाख कमाए थे, तो उसमें से 20,000 एसी की कॉस्ट हम डिडक्ट कर लेंगे, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 9,80,000। अगले साल सपोज 12 लाख कमाए, तो उसमें भी हम 20,000 एसी के डिडक्ट कर लेंगे, तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 11,80,000। समझ आई अमोर्टाइजेशन क्या होती है, कि आपने कोई एसेट परचेज की, उसकी कॉस्ट जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप राइट ऑफ करोगे इन दी बुक्स। क्लियर, समझ आई। तो
प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स टू कैपिटल इंप्लॉयड। कैपिटल मतलब अपने खुद का पैसा है, उसमें कितना लगाया, तो आपने कितना पैसा लगाया बिजनेस में और उस पर आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, ठीक है। और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स टू टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सेल्स, कि आप कितनी सेल्स कर रहे हो और उस पर कितना प्रॉफिट कमा रहे हो। कि आपने 1 लाख की सेल की उसमें 10,000 रुपये कमाए, कि आपने 10 लाख की सेल की उसमें 50,000 कमाए, तो आप 10% प्रॉफिट कमा रहे हो, 5% प्रॉफिट कमा रहे हो, दैट डिपेंड्स ऑन दिस रेशियो। समझ आई? उसके बाद अर्निंग पर शेयर, कि आपने एक शेयर खरीदा कंपनी का, उस पर आपको कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और इंटर सेक्टोरल प्रॉफिट, ये बेसिकली यही होता है नेट प्रॉफिट टू नेटवर्थ, ठीक है। समझ आइए? तो ये बस कमर्शियल मैट्रिक्स होते हैं जिससे आप किसी कंपनी की सिचुएशन को देखते हो, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं देखते, बिफोर टैक्स देखते हैं। समझे? अब टैक्स तो गवर्नमेंट कितना भी लगा ले, 100% भी लगा ले, उस पर तो किसी का कंट्रोल है नहीं ना। कंट्रोल किस पे? आप पे, अपनी सेल्स पे और अपनी कॉस्ट पे, ठीक है। इंटरेस्ट को नहीं देखते ज्यादातर, इंटरेस्ट को भी अवॉइड कर देते हैं। प्रॉफिट बिफोर किसी कंपनी की, मतलब अगर आपको फाइनेंशियल हेल्थ देखनी हो तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर टैक्स देखते हैं। इंटरेस्ट क्यों नहीं देखते? ये होता है कि कल को मान लो शेयर होल्डर से और पैसा उठा के जितना भी पैसा देना है वो उतार दिया, तो इंटरेस्ट जीरो हो जाएगा, आपका प्रॉफिट ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। समझे? सो दैट्स वाई इन फैक्टर्स को डिडक्ट कर देते हैं टू गेट द प्रॉफिट फिगर टू असेस द जेन्युइन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। आई समझ? थोड़ा सा टेक्निकल है, कॉमर्स का ये सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसके एग्जांपल क्या है, किन कंपनीज को जो है नवरत्न स्टेटस मिला हुआ है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एमटीएनएल, ठीक है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक्सेट्रा। उसके बाद आते हैं महारत्ना। महारत्ना यानी अभी आप कहां तक पहुंचे थे? 20-25 साल की उम्र तक पहुंचे थे, अब आपकी नौकरी लगी, ठीक है। अब आपको आपकी खुद की सैलरी आ रही है, तो आपको ऑटोनॉमी आपकी क्या होगी? रिलेटिवली ग्रेटर हो गई। अब आप अपने फैसले खुद ले सकते हो। पहले 2,000 रुपए तक आप खुद से खर्च कर सकते थे, अब 20,000 तक भी खर्च कर सकते हो, या 2 लाख तक भी खर्च कर सकते हो। दैट डिपेंड्स कि आपकी कितनी सैलरी आ रही है। कंप्लीटली फ्रीडम, कंप्लीट फ्रीडम तब भी नहीं मिलेगी, इनफैक्ट फ्रीडम शायद कम हो जाए उस वक्त। समझे? क्योंकि जब तक आप कमा नहीं रहे हो, जब तक आपसे कोई उम्मीद नहीं आपके घर वालों को, ठीक है। जैसे ही कमाना स्टार्ट करोगे तब आपको अपने पता चलेगा कि आपके माँ बाप कितने लालची हैं। ठीक है। अभी तो आपको ये लग रहा है कि माँ बाप को कुछ नहीं चाहिए होता। वो बाद में पता चलेगा जब आप कमाना स्टार्ट करोगे। समझे? तो महारत्न स्टेटस में आपकी नौकरी लगी। अब आप खुद, अब आप बड़े डिसीजन भी ले सकते हो, बिग फाइनेंशियल डिसीजन भी आप ले सकते हो, ठीक है, कि 4-5 हजार करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट आप अपनी मर्जी से कर सकते हो अगर आपको महारत्ना स्टेटस मिल जाता है। तो उस महारत्ना स्टेटस कैसे मिलेगा किसी कंपनी को? नवरत्ना स्टेटस होना चाहिए उसका। सेकंड, मिनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होनी चाहिए, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मुल्क का ये कंपनी है, ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, इसके सारे शेयर किसके पास है? मुल्क का सर के पास, ठीक है। जिस दिन वो आम जनता को बेचेंगे तब अपनी कंपनी को कहां पे लिस्ट करेंगे? स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी को लिस्ट करने का मतलब क्या है कि उस कंपनी के शेयर आम जनता को बेच दिए गए, सारे नहीं बेचे। सेबी कहते हैं कि 25% शेयर कम से कम जो है आम जनता को बिके होने चाहिए इफ यू वांट टू लिस्ट इट ऑन स्टॉक एक्सचेंज। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करना चाहते हो तो कम से कम 25% जो शेयर है वो आम जनता के पास होनी चाहिए, ठीक है। समझे? उसके बाद जो है कम से कम 25,000 करोड़ की एवरेज सेल होनी चाहिए इन लास्ट 3 इयर्स। टर्नओवर का मतलब क्या है? सेल्स, ठीक है। नेटवर्थ जो है लास्ट 3 सालों में कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15,000 करोड़। और एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट शुड बी 5,000 करोड़ ड्यूरिंग लास्ट 3 इयर्स। समझे? तभी आपको महारत्ना स्टेटस मिलेगा। और ये किसको मिला हुआ है? ओएनजीसी को, कोल इंडिया लिमिटेड को, इंडियन ऑयल को, एनटीपीसी को, स्टील अथॉरिटी ऑफ लिमिटेड को, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को, एक्सेट्रा। समझे?
क्लियर है? तो ये सारे एग्जाम आपको याद नहीं रखने, 2-3 एग्जाम्पल याद रखना, सो टू कोट इन योर मेंस एग्जामिनेशन। और ये जिस मिनिस्ट्री के अंडर होती हैं वो करती हैं। हाँ, और इसमें क्या है कि इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है प्रीलिम्स में भी कि मिनी रत्ना का क्या क्राइटेरिया है, नवरत्न का क्या है, और महारत्ना का क्या है। समझे? क्लियर? तो मिनी रत्ना का सिंपल है, नेट वर्थ और नेट प्रॉफिट पॉजिटिव होने चाहिए इन लास्ट 3 इयर्स, ठीक है। और कैटेगरी 1 लेना तो 30 करोड़ से ज़्यादा होने चाहिए। नवरत्ना में वो 6 पैरामीटर्स दिए हैं, उसमें स्कोर जो है गुड या वेरी गुड या एक्सीलेंट आना चाहिए। और महारत्ना में 5,000 प्रॉफिट, 15,000 नेट प्रॉफिट नेटवर्थ और 25,000 करोड़ टर्नओवर इन लास्ट 3 इयर्स एवरेज, ठीक है। तो ये तीनों याद रखने हैं आपको।